स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लोकतंत्र के महापर्व में असल रंगत तो वोटर ही भरता है। रंगीन कितना रहेगा ये पर्व, ये वोटर्स की संख्या के लिहाज से डिसाइड होता है और अल्टीमेटली शाम होते होते जो कैनवस पर रंग नजर आता है वो बहुत चोखा होता है। लेकिन इस बार जब चुनाव आयोग ने घोषणा की थी मतदान की तारीखों की राजस्थान के लिए, तो एक संशय के बादल जरूर उस पर मंडरा रहे थे कि कहीं फीका ना रह जाए, कैनवस पर बन रहा अंतिम जो तस्वीर सामने आती है शाम होते होते वो कहीं फीकी ना रह जाए। और इस लिहाज से ये मांग उठ रही थी कि चुनाव आयोग इस डेट को बदले। अब चुनाव आयोग ने डेट बदल दी। अब 23 नवंबर को नहीं, 25 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को बहुत सी शादियां होती, जिस वजह से लोगों को यह डर सता रहा था कि कहीं मतदान का प्रतिशत कम न रह जाए। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा, 25 तारीख कर दी गई है, 25 तारीख को मतदान करना है। अब देखिए, पंचतंत्र में आज मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। कारण यह है कि माननीय आपके बीच कितना रहते हैं ये आप बखूबी जानते हैं, पर रिपोर्टर हर रोज आपके साथ, आपके आगे, आपके पीछे घूमते हैं। 5 साल का गैप नहीं होता। नेताजी को समर्थक जो दिखा दे वही सिर आंखों पर रिपोर्टर बताता है सच। नेताओं के साथ खूब की बात, आज आपकी बात उसी रिपोर्टर के साथ। चलिए शुरू करते हैं ये शो। किसकी हवा है कितनी, किसकी हवा टाइट है, चुनावों की फाइट में कौन भारी कौन लाइट है, सबसे बड़ा सवाल पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और आपके मुद्दे क्या है जो आपको परोसे जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो सहयोगी जुड़ रहे हैं, दीपक लवाणिया भरतपुर से, भूपेंद्र बिश्नोई जोधपुर से, रवि बिश्नोई बीकानेर से, मोहम्मद हनीफ नागौर से। और स्क्रीन पर स्वागत करने का मौका नहीं मिलता इन सभी को। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र, आपसे चालू करना चाहता हूं। देखिए, अब चुनावी हवा की बात बाद में, पहले बात मतदान की करते हैं। ये जो 23 से 25 किया गया, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जी बिल्कुल। देखिए, जो 23 तारीख से 25 तारीख बदली गई है, जिला निर्वाचन विभाग और राज्य निर्वाचन विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। स्वीप कार्यक्रम चलाया जाता है स्वप्निल। एक एक मतदाता को मतदान के लिए, मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए आग्रह किया जाता है। उन्हें जो है लोगों को बताया जाता है कि इस तरीके से मतदान करना है। स्वीप कार्यक्रम को लेकर जिला निर्वाचन विभाग तमाम तैयारियां कर रहा था। लेकिन देवजुलनी एकादशी थी, पुष्कर मेला होता है सबसे बड़ा, और एक बड़ा आयोजन होते हैं, शादियां बड़ी थी, कई आयोजन थे, बड़ा शुभ मुहूर्त था सनातन धर्म के लिए। उस दिन मतदान होता तो मतदान प्रतिशत कम रहता। तमाम निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने, BLOs ने जो मेहनत की थी उस पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। लेकिन जब ये बात जो है भारत के निर्वाचन आयोग तक पहुंची तो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। 25 तारीख की है तो ये 25 तारीख बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि अधिक मतदान होगा, बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे। घोषणा होते ही लग रहा था कि चुनाव आयोग शायद इस पर रिथिंक करेगा और मान भी लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी माना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है। भरतपुर से सहयोगी दीपक है। दीपक, देखिए, अब आपके यहाँ से तो बॉर्डर लग जाती है यूपी की, भरतपुर से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शादियां अगर होती तो यहां से लोग वहां भी जाते, फिर मतदान के दिन आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। हालांकि लोकतंत्र में हम ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप से उठकर आते हैं, मतदान करके चले जाते हैं। लेकिन यहां तो बात ही बदल जाती, क्योंकि 2 परिवारों के बीच का इवेंट होता और उसमें मेहमानों के तौर पर कई तरह के गेस्ट होते। अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो कुछ भी रंगत भरी जाएगी लोकतंत्र के महापर्व में वो बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल स्वप्निल, शादियां होने की वजह से बिल्कुल जो वोटिंग है उस पर प्रभाव पड़ता, प्रतिशत है वो बिल्कुल कम होता, क्योंकि देवोत्ती एकादशी का जो सावा है वो अबूझ सावा माना जाता है। और इस सावे के तहत बड़ी संख्या में शादियां होती हैं। हर कोई शादी का लड्डू खाना चाहता है। शादियों में लोग जाते हैं, आते हैं, और बिल्कुल मतदान जो होता तो उस दिन तो बिल्कुल उस पर फ़र्क पड़ता। लेकिन अब जो इसकी तिथि बदल दी है तो इससे बिल्कुल जो मतदान प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी होगी। लोगों को इस बात की टेंशन भी थी कि भाई उस दिन, जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन बहुत शादियां होंगी, या तो शादी मिस करनी पड़ेगी या फिर मतदान से वंचित रहना पड़ेगा। अच्छा। तो अब वो लोगों की जो समस्या थी वो अब उसका कहीं हद तक समाधान हो चुका है, क्योंकि अब नहीं। लेकिन दीपक, मुझे एक बात बताइए। जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है ना, वो बड़ा एक्साइटेड होता है कि मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ। लेकिन जिसकी पहली बार शादी हो रही होती है ना, मतलब उम्मीद तो हम यही करते हैं कि उसकी एक ही शादी बहुत लंबा चले, बहुत लंबी टिके, अंत तक टिके। लेकिन फिर भी जिसकी शादी हो रही होती है ना, अगर उसको इस भावना और इस भावना में से चुनना होता तो वो किसे चुनता? बिल्कुल स्वप्निल, आपने बहुत पेचीदगी वाला सवाल मेरे से दागा है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि दूल्हा दुल्हन जो होते हैं, दुल्हन जोड़े में मतदान केंद्र पहुंचती है, वहां वोट डालती है। उसके बाद शादी की जो रस्म क्रियाएं वो पूरी होती हैं। दूल्हा भी घोड़ी पे बैठने से पहले वोट डालने पहुंचता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर किसी खास रिश्तेदार की शादी है तो वहाँ उस परिवार के लोगों को जाना जरूरी है। क्योंकि किसी के खास घर में शादी है तो वहाँ वो जाएगा, क्योंकि उससे बिल्कुल वोटिंग पर फर्क पड़ता। हालांकि इतना नहीं पड़ता,
लेकिन थोड़ा बहुत प्रतिशत जो है वोटिंग का वो बिल्कुल कम होता, लेकिन अब समस्या का समाधान हो गया है स्वप्निल, और बिल्कुल अच्छी तरह से वोटिंग होगी, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और चुनाव आयोग का जो एक और चीज़ थी, देखिए हनीफ, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि बात सिर्फ, अब जैसे मान लीजिए 45,000 शादियां लगभग मानी जा रही थी कि पहले दिन होंगी, तो इसका मतलब ये है कि 90,000 परिवार इसमें शामिल होते, फिर उनके मेहमानों को आप और जोड़ लें तो वो संख्या और भी होती। लेकिन एक संख्या को हम भूल रहे थे, जो शादी की व्यवस्थाओं में लगे होते हैं, लेबर की बात कर रहा हूँ, कैटरिंग वालों की बात कर रहा हूँ, टेंट वालों की बात कर रहा हूँ, उनको तो दिहाड़ी कमानी है। और दूसरा, आप देखिए बसेस बुक हो जाएंगी तो बस का ड्राइवर होगा, बस का खलासी होगा, ये तमाम चीजें रहती हैं, तो एक वो संख्या बहुत बड़ी हो जाती जो कि अब मतदान के दिन संयमित होगी, संभली हुई होगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर पाएगी। देखिए स्वप्निल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें शादी में केवल दूल्हा दुल्हन ही नहीं होते हैं, उनका परिवार भी होता है। उन परिवार के अलावा जो शादी का अरेंजमेंट करने वाले होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो होता है। आजकल जितनी संख्या लोगों की शादी में होती है, मेहमानों की संख्या होती है, उसमें 25% लोग होते हैं उसमें व्यवस्था करने वाले होते हैं। उसमें टेंट वाली भी आ गए, उसमें फोटोग्राफर्स भी आ गए, उसमें गाड़ी वाले भी आ गए, और आजकल जो छोटी गाड़ियों का चलन है वो भी। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक शादी में कम से कम 100-200 आदमी तो दूसरे होते हैं। और इस पूरे मसले पर मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से जो बसें हायर की जाती है चुनाव आयोग द्वारा, जो चुनाव में बसें लगती है, छोटी गाड़ी लगती है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। पिछले 2 दिनों से हमारी जिन भी लोगों से बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि हमारी गाड़ी शादी में बुक करी हुई है, क्योंकि शादियाँ 2-3 महीने पहले बुक हो जाती है। और अब चुनाव आयोग के निर्देशन पर उन गाड़ियों को जैसे वो चुनाव में ड्यूटी उनकी लगाई जाएगी, तो उस समय परेशानी होती कि शादी, वो बस है वो शादी में जाए या फिर चुनाव की ड्यूटी में जाए। ये बहुत बड़ा मसला था। अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज जो फैसला लिया है वो बहुत ही बड़ा फैसला है और स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि मुझे लगता है तारीखों की घोषणा के वक्त शायद चुनाव आयोग का इस ओर ध्यान गया ही नहीं था। गया होता तो वो पहले ही सोच लेता, लेकिन जैसे ही ये बात उनके संज्ञान में लाई गई, उन्होंने इस पर ध्यान दिया। रवि, मैं अब देखिए, मान लीजिए दूल्हा या दुल्हन बीकानेर की हैं, शादी जो रखी गई वो बीकानेर से बाहर किसी अन्य ज़िले में रखी गई, इस बात को देखते हुए कि दूल्हा कहाँ का है, दुल्हन कहाँ का है, और फिर आप वो फैमिलीज उस तरफ ट्रैवल कर गई, तो 23 तारीख को आप ये मान सकते हो कि 80% चांस है तो कि वो बीकानेर नहीं आ पाते अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, या बीकानेर की किसी भी जगह पर वो मौजूद है तो वो नहीं आ पाते। लेकिन अब ये नहीं है, अगर वो बाहर गए भी हैं तो ठीक है, 23 की शादी है, 24 को भी अगर वो चाहते हैं तो शाम होते होते लौट सकते हैं, नहीं तो 25 का भी दिन उनको मिलेगा कि दोपहर तक तो आ ही जाएं। बिल्कुल, जो ये कदम है चुनाव आयोग का 23 से 25 नवंबर, ये काफ़ी स्वागत योग्य है और इसकी डिमांड भी काफ़ी हो रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा स्वप्निल, शादी ब्याह है, 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, और अगर 23 से शिफ्ट करके से 25 अब कर दिया गया है, तब 25 तक वो शादी के कामकाज से लगभग फ्री हो जाता है। और यहाँ तक कि आप बात कर रहे थे दिहाड़ी वालों की, वेटर वालों की, बस वालों की, जीप वालों की, ये तमाम लोग जो हैं, ये 23 की अगर किसी को शादी है तो 23 को शाम को फ्री है, और 24 उनके पास बचता है घर वालों के पास, दूल्हा दुल्हन के घर वालों के पास में, कि वो अपने शादी का जो कामकाज तामझाम जो बिखरा हुआ था उसको समेटे और 25 तारीख को मतदान तेजी से समेटे। यहां उनका दायित्व है कि अब आप बहाना नहीं लगा सकते, आपको तेजी से अपना काम समेटना होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है स्वप्निल, कि लगातार जैसे ये 23 तारीख आई थी तब हम फील्ड में हैं, तो अधिकांश लोग हमें ऐसे मिले, न केवल दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, बल्कि ऐसे भी लोग जो मतदान कार्मिक जो हैं, जिनकी ड्यूटियां लगी हुई है, और अब वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से, बीकानेर में मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी जो मतदान कार्मिक हैं उनकी खुद की शादी तय हो चुकी है और बड़ा मुश्किल शादी तय हो रही है आजकल, ये भी एक देखा जा रहा है। तो वो भी चिंतित थे और वो कोशिश ये कर रहे थे कि जिला कलेक्टर से किसी तरह से कोई अप्रोच लग जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी से उनको छुट्टी मिल जाए। हालांकि ये संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था, तो ये स्वागत योग्य कदम है। और एक बड़ी बात ये है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब यहाँ मियाँ बीवी भी राजी है, और काजी यानी माना जाए कि मतदान जो हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है हमारे अधिकार के इस्तेमाल करने का, और उसमें अगर किसी तरह की कोई चूक किसी वजह से होती है तो वो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और न ही किसी वोटर के लिए अच्छा है। तो शादी के बाद अमूमन दूल्हा दुल्हन इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन हनीमून के लिए निकलते हैं। अब कोई मान लीजिए कि शादी के अगले दिन निकलने का प्लान कर रहा हो तो उसे एक दिन अपना प्लान अब डिले करना ही चाहिए, कम से कम यहाँ पर तो ये कहा जा सकता है। अब मैं एक और सवाल की तरफ आ रहा हूँ। सुर्खियों से आगे में जब राहुल और दीपक से मैं ये बातचीत कर रहा था, तब मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश की थी। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। शादी ब्याह है, ऐसे में अगर लोग वोट नहीं डालते हैं तो मतदान प्रतिशत कम रह जाता। अब मतदान प्रतिशत अगर कम रहता है तो एक वक्त था जब ये माना जाता था
कि सरकार रिपीट होने के चांसेस हैं, इसलिए मतदान कम हुआ। लेकिन बाद में ये ट्रेंड बदला और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ये भी बताया कि अगर सरकार रिपीट भी करवानी है तो भी लोग अब बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अब समझने की हम कोशिश करते हैं कि अगर ये तारीख नहीं बदली होती और मतदान प्रभावित हुआ होता, कम हुआ होता, तो किसकी हवा टाइट होती? भूपेंद्र, आपके लिहाज से, क्योंकि बड़ा फंक्शन जोधपुर में होने वाला था और तमाम तरह के भक्त वहां पर जिनकी आस्थाएं वो भी पहुंचते हैं, कई तरह के लोग पहुंचते हैं, तो किसकी हवा टाइट होती मोटे तौर पर आपको लगता है? जी देखिए स्वप्निल, अगर किसी मत का वैल्यू देखना हो तो सीपी जोशी एक मत से हार गए थे। ठीक, एक एक मत का कितना वैल्यू है लोकतंत्र में, ये वहां से स्पष्ट होता है। पुष्कर फेयर चल रहा है, पुष्कर देवजुलनी एकादश में सबसे बड़ा स्नान होता है और वहां लाखों लोग आते हैं। 0.5% से राजस्थान में सत्ता कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के पास 0.5% मत जो है ज्यादा है, बीजेपी इतने मतों से ही आ रही है। अगर ये मत और कम होता, क्योंकि शादियां थी, बड़ी संख्या में आयोजन थे, नहीं किसके खाते से कम होता? बीजेपी के खाते से कम होती, बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी क्यों? को बड़ा नुकसान होता, क्योंकि काफी संख्या में लोग जो है पुष्कर मेले में आते, शादियों में जाते, क्योंकि सनातन धर्म में तो शुभ मुहूर्त नहीं, तो देखा आप जाता ये है। कह रहे हैं कि ज्यादा आस्था रखने वाले बीजेपी से ज्यादा जुड़े हुए हैं? नहीं, ये दोनों बातें देखिए, आस्था सब में है, कांग्रेस भी बराबर आस्था रखती है, बीजेपी भी बराबर आस्था रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में लगता है कि जरूर बीजेपी को थोड़ा जो है ये माइनस होता, कांग्रेस को जो है इसका थोड़ा बेनिफिट मिलता, क्योंकि कांग्रेस का मतदान प्रतिशत थोड़ा अगर ज्यादा तो क्या होता, ऐसा दीपक भरतपुर में भी रहता कि क्या इसी तरह का कुछ ट्रेंड रहता है या कुछ बदलता? आपको क्या लगता है? क्योंकि बातचीत तो चालू हो गई होगी, डेट घोषित होते ही भरतपुर में आपके सर्किट में भी पत्रकारों के साथ बातचीत हो रही होगी, आम लोगों से भी बातचीत हो रही होगी। स्वप्निल, भरतपुर की बात करें तो पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है भरतपुर, वो वहाँ बिल्कुल मुकाबला कांटे का है, क्योंकि पिछली बार भरतपुर संभाग की लगभग 19 सीटें हैं और 19 सीटों पर 18 सीट पर कांग्रेस जीती थी और 1 सीट धौलपुर की सीट पर शोभा रानी कुशवाहा, जो कि बीजेपी से खड़ी हुई थी, वो जीती थी। बाद में शोभा रानी कुशवाहा भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। अब बीजेपी का पूरा फोकस है वो भरतपुर संभाग पर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ उनका जो गढ़ था वो गढ़ पूरी तरह से कांग्रेस ने 2 से 3 ध्वस्त कर दिया था। संगठनात्मक बैठक बीजेपी ने वहां ली है जी, 2 से 3 संगठनात्मक बैठकें बीजेपी ने वहां ली बिल्कुल। हैं। अमित शाह वहाँ आ चुके हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा वहाँ मीटिंग कर चुके हैं, अमित शाह 2 बार आ चुके हैं, इसके अलावा सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कई बार वहाँ आ चुके हैं। अभी प्रहलाद जोशी वहाँ पहुंचे थे कल भरतपुर। इसके अलावा और कई बीजेपी के अरुण सिंह जो संगठन महामंत्री हैं वो वहाँ पहुंचे हैं। तो बिल्कुल बीजेपी का पूरा फोकस भरतपुर के ऊपर है कि भरतपुर में जो नहीं, तो मतदान प्रतिशत कम होता तो किसको नुकसान होता, किसको फायदा पहुंचता? मैं ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ इलाके में। स्वप्निल, ये कहना तो अभी सही नहीं होगा कि मतदान प्रतिशत कम होने से या ज़्यादा होने से कौन जीतता और कौन हारता। वह बात करें लोगों के मन में जो विकास का मुद्दा है, चाहे महंगाई का मुद्दा है, जो अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर ही जीत हार का आकलन किया जा सकता है। क्योंकि अभी आपने जैसा बताया कि शादियों की वजह से अगर मतदान प्रतिशत में फर्क पड़ता तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। लेकिन यह है कि दोनों ही पार्टियों के बीच, भरतपुर की मैं अब बात करूं, कांटे का मुकाबला है। हालांकि बीजेपी ने जो सूची जारी की है पहली, उस सूची के आने के बाद बगावत के स्वर बीजेपी में सामने आए हैं। पूर्व विधायक नगर से अनीता सिंह गुर्जर ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शायद किसी पार्टी से भी वो संभावित प्रत्याशी हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे गांव के लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे कहा है कि आप चुनाव लड़ें, तो बिल्कुल उन्होंने चुनाव लड़ने का मानस बनाया है। आज ये कुछ देर पहले ही उन्होंने इस बात की घोषणा भी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने बीजेपी ने टिकट दिया है नगर से, वो रहने वाले डीग के हैं, डीग विधानसभा क्षेत्र के। और पिछली बार उन्होंने कामा से चुनाव लड़ा था, 50,000 वोट से उनको शिकस्त खानी पड़ी थी और अब उनको नगर से प्रत्याशी बना दिया है। तो उन्होंने बिल्कुल भाजपा पर धोखे का आरोप लगाया है। फिलहाल की बात करें तो भाजपा में अभी असंतोष है टिकट बंटवारे को लेकर। ठीक है, लेकिन क्या हनीफ आप भी आप कौन सी साइड लेना पसंद करेंगे, जो भूपेंद्र ने कहा वो या जो दीपक ने कहा वो? देखिए, मेरी कल एक बड़े संत से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जो 23 का सावा है देवउठनी 11 का, उसमें ओबीसी जाति की ज़्यादा शादियाँ होने वाली है। और उनका आरोप ये था कि जो चुनाव आयोग है वो
एक आरोप कह सकते हैं इसको, क्योंकि चुनाव आयोग केंद्र की सरकार के इशारे पे काम करती है, तो उन्होंने जानबूझ के इस तारीख को राजस्थान के लिए तय किया, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। बराबर का मुकाबला होने की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो खिलाफ ये स्पेकुलेशन था उनका, जी बिल्कुल ये था कि कांग्रेस इसमें कमजोर होती है, और जो कांग्रेस के वोटर ज्यादा थे वो इसमें ज्यादा बिजी होते, उनका ये कहना था। तो क्योंकि कांग्रेस ओबीसी कार्ड चल रही है। जी बिल्कुल, ओबीसी कार्ड चल रही है, और उसी आधार पर उन्होंने ये कहा था कि ओबीसी के वोटर्स ज्यादा प्रभावित होते हैं इन शादियों से, और उनका वोट परसेंटेज कम होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर ये फायदा मिल जाता। अच्छा, और रवि आपको क्या लगता है? बिल्कुल स्वप्निल, मेरे साथियों से मैं सहमत हूं कि कहीं न कहीं परसेंटेज में तो फर्क पड़ता है। और जो लोग इस देवउठनी 11 को, भी एक बीजेपी के नेता का बड़ा बयान था, उन्होंने ये कहा था कि देवउठनी 11 को भाजपा उठ जाएगी देवताओं के साथ ही, और कांग्रेस सो जाएगी। अब उन्हीं बीजेपी के नेता का क्या बयान रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी, परंतु ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि देवउठनी 11 को लेकर कहीं न कहीं लोगों को परेशानी थी, मतदाताओं को परेशानी थी, कार्मिकों को परेशानी थी, परंतु राजनीतिक पंडितों की अलग एक कयास शुरू हो गया था, और कुछ परसेंटेज से वो सरकार किसी की बना रहे थे, किसी की गिरा रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि इस समूची प्रक्रिया के भीतर किसको क्या एज मिलता है। भूपेंद्र, मुझे एक बात बताइए, वैसे तो फलौदी का सट्टा बाजार कई बातों पर सट्टा लगाता है, क्या 23 तारीख के मतदान को लेकर कोई सट्टा लगा था, या 25 तारीख के मतदान को लेकर कोई सट्टा लगेगा? जी देखिए, जहाँ तक फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो एक रोचक बात यह है कि फलौदी सट्टा बाजार काफी सटीक होता है, और दुनिया भर के लोगों की निगाह जो है फलौदी सट्टा बाजार पे रहती है। इस बार फलौदी सट्टा बाजार भी खुद थोड़ा कंफ्यूज था। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को बराबर जो है बराबर अंक दे रहा था कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में तगड़ी टक्कर रहेगी। और लेकिन सट्टा इस बात पर हुआ था कि 23 तारीख को मतदान होगा तो गिरेगा। देखिए बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्पष्ट था कि 23 तारीख को यदि मतदान होता तो काफी जो है मतदान प्रतिशत पे काफी फर्क पड़ता। जो मेहनत की गई थी स्वीप की और तमाम निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों की, उस पर काफी जो है प्रभाव पड़ता। लेकिन अब एक अच्छी बात है, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो पे बातचीत कर लेते हैं। भूपेंद्र, आपसे ही जारी रखना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है जोधपुर, है ना। बीच में ये बात उठी कि एक कद्दावर शख्सियत को लाकर यहाँ पर सीएम गहलोत के खिलाफ उतारा जाए, फिर एक बात उठी कि नहीं, एक केंद्रीय मंत्री को उठाकर यहाँ पर सीएम गहलोत के खिलाफ उतारा जाए, और अभी भी कुछ क्लैरिटी है नहीं। हालांकि 7 सांसद तो उतार दिए गए, क्या पता 15 या सभी 24 सांसद बीजेपी उतार दे, हमें नहीं पता वो बीजेपी क्या सोच रही है। लेकिन जोधपुर में किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक बात सरदारपुरा सीट की करें तो ये सबसे पूरे प्रदेश की निगाह जो है सरदारपुरा पे रहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज के समय में सबसे मजबूत जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। सामने बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है ये देखने वाली बात है। जैसे आपने कहा कि इतने सांसदों को प्रदेश भर में उतारा गया है, संभवतः आज जोधपुर के सांसद यहाँ दूसरे किसी सांसद को जो उतारने के लिए कौन से नाम दौड़ में? देखिए, कई नाम दौड़ में थे, जिनमें सबसे प्रबल दावेदारों में जो है गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बताया जा रहा था। गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ेंगे। महेंद्र सिंह राठौड़ का नाम काफी चर्चा में। वसुंधरा राजे का जो ऑफर किए जाने की बात थी, उसमें कोई हवा थी या ऐसे ही? नहीं, ये एक तरीके की हवा थी। वसुंधरा राजे का वहां जोधपुर में चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वसुंधरा राजे खुद 2 दिन जोधपुर रुक के गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था तो वसुंधरा राजे वहां 2 दिन रुकी है। उन्होंने फीडबैक लिया है, काफी कुछ समीकरण बदले हैं प्रधानमंत्री की सभा के बाद। कांग्रेस ने भी रणनीति काफी चेंज की है। जो सूरसागर से प्रबल दावेदार थे उन्हें आरपीसी का मेंबर बनाया गया है, तो वहां सूरसागर में भी अलग चटर्जी रणनीति जो है कांग्रेस को अब अपनानी पड़ेगी, क्योंकि वो सीट जो है काफ़ी कांग्रेस के लिए पहली बनी हुई है। लंबे समय से कांग्रेस वहाँ वो सीट नहीं जीत पाई है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल भी लगातार उस इलाके में सक्रिय है, तो हनुमान बेनीवाल भी काफ़ी जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों का समीकरण वहाँ जो है पश्चिमी राजस्थान में बिगाड़ रहे हैं। दीपक, मुझे एक बात आप ये बताइए, आपने बात की कि जनता महंगाई के हिसाब से सोचेगी, जनता क्राइम के हिसाब से सोचेगी, जनता, आपने बात कर दी ना वो ज़मीन वाले मुद्दों की जिस पर जनता को सोचना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन मुद्दों की जो जनता को, ये तो मुद्दे परोसे ही नहीं जा रहे हैं भरतपुर में। तो आखिर क्या क्या ग्राउंड लेवल पर मुद्दे कौन से हैं अभी भरतपुर में? स्वप्निल, अब चुनाव का जो स्वरूप है वो थोड़ा बदला है। पहले विकास के मुद्दे पर बात होती थी, नेता के व्यक्तित्व को लेकर वोटिंग होती थी। अब जातिवाद में ये चुनाव थोड़ा फंसा हुआ जा रहा है। जाति की बातें होती हैं, धर्म की बातें होती हैं। अब जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि शादियों को लेकर, अब आस्था को जोड़ दिया है इससे कि अब जैसे कोई कह रहा है कि भाजपा ने श्राद्ध पक्ष में सूची जारी कर दी और कांग्रेस कह रही है कि हम तो मतलब
नवरात्रा में अपनी सूची जारी करेंगे। अब तो इस तरह की बातें, मतलब इस बात को लेकर सूची जारी करने को भी आस्था से जोड़ा जा रहा है, चुनाव के वोटिंग को भी आस्था से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इसमें चुनाव आयोग को पहले ही इस पर ध्यान देना चाहिए था, इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए था कि 23 तारीख को देवउठनी एकादशी है, तो उस दिन शादियों का एक बड़ा मेला लगता है, बड़ा जमावड़ा रहता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। हालांकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से ये बात मिस हुई है और उस गलती को उसने बाद में सुधारा भी है। लेकिन जैसा आपने बताया विकास की, बिल्कुल विकास की बात होनी चाहिए। मेरा मानना है क्या नहीं, जो संभ्रांत लोग हैं, जो समझते हैं इन बातों को, वो विकास की बातें करते हैं। उनका प्रतिशत हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन अधिकांश लोग, कुछ लोग तो इस बात से परेशान नजर आते हैं कि 5 साल जो नेता, जो वर्तमान में विधायक या मंत्री हैं, उनके कार्यकाल से वो ऊब चुके हैं, उनको चाहिए नया चेहरा। ठीक है, ये भी एक समीकरण सामने आता है कि भाई बदलाव होना चाहिए। जैसे कि अमूमन तौर पर जैसे अपन रोज एक ही सब्जी को खाते रहे हैं तो वो भी दिक्कत पैदा करती है, तो थोड़ा चेंज भी चाहिए लोगों को। लेकिन फिर इसमें कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट फॉलोवर्स भी होते हैं जो अपनी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं। उनको अगर रोज एक ही खाना है तो तबीयत के लिहाज से एक ही चीज़ खाएंगे। लेकिन हनीफ, मैं आपके पास आऊँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब बात हुई है मुद्दों को परोसे जाने की, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी CWC की मीटिंग में जो जातिगत सर्वे की बात की गई और उससे पहले ही, एक दिन पहले ही CM गहलोत उसका ऑर्डर भी निकाल चुके हैं। क्या इससे किसी तरह के कोई चेंजेस वोटर के मूड में आपने महसूस किए हैं? ये तो हो गया सवाल नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस ने उसी CWC के प्रस्तावों में पैलेस्टीन का एक तरह से समर्थन करती कांग्रेस वहां पर नजर आई। क्या उससे किसी तरह का कोई वोटर प्रभावित हो रहा है, खासकर मुस्लिम्स, क्योंकि एक सेंटिमेंटल इशू है पैलेस्टीन उनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान का जो चुनाव है, पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, यहाँ पर जातिगत चुनाव को ज़्यादा महत्व मिलने लगा है। और किसी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही टिकटों का चयन करती है कि किस जाति के वोटर कहाँ पर ज़्यादा है, उसी आधार पर टिकटें देती है। मैं मारवाड़ से आता हूँ, मारवाड़ में फिलहाल जो आंकड़ा है ज़्यादातर जाट समाज का वहाँ पर वर्चस्व है और उसी आधार पर वहाँ पर टिकटें दी जाती है। पूरे नागौर जिले की बात कर लो या पूरे मारवाड़ क्षेत्र की बात कर लो, जातिगत आधार पर ही दोनों पार्टी टिकट देती है और अपने जीत के आंकड़े भी उसी आधार पर बिठाती है कि जिस जातिगत सर्वे ने क्या इस क्लास को टच किया है? उनको क्या इस बात में कुछ अपना भविष्य नजर आ रहा है कि हाँ, अगर कांग्रेस रही तो जातिगत सर्वे होगा, हो सकता है वो बराबर की हिस्सेदारी वाली बात भी सामने आ जाए, जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी? क्या ये वहां पर अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को? देखिए, जिस तरह से जातिगत आधार पर जो सर्वे की बात चली थी, उसमें ऐसा पहले लग रहा था कि कांग्रेस इससे दूर रहेगी, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत की है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये जातिगत आधार पर जो मतगणना करने का जो सर्वे का शुरुआत कर दी है। अब इस पे रिजल्ट क्या आएगा वो देखना इस चुनाव में देखने को मिल जाएगा, काफ़ी हद तक इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी जातिगत मतगणना इस चुनाव में तो संभव है नहीं। हो सकता है लोकसभा के चुनाव में जातिगत आंकड़े निकलकर सामने आए, उस समय जातिगत आधार पर कहीं ना कहीं परिणाम भी प्रभावित होंगे और जो टिकटें हैं और चाहे वो चुनाव है वो सारा। चिंता की बात सिर्फ ये कि कहीं विभाजन की रेखा स्पष्ट तौर पर न दिखने लगे, जो कि एक बहुत महीन सी रेखा विभाजन की धीरे धीरे दिखाई देने लगी है, वो कहीं बहुत गहरी ना हो जाए। रवि, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे आपसे भी यही पूछना है कि जो माहौल बीकानेर में चल रहा है वो क्या कह रहा है? देखिए स्वप्निल, पहले धर्म की राजनीति की बात इस देश में चली, इस चुनावों में धर्म बीच में आने लगा और आमतौर पर आम लोगों तक भी ये बात कहीं न कहीं है कि अब धर्म के आधार पर राजनीति होने लगी है। परंतु जैसे ये जातिगत सर्वे की बात शुरू हुई तो वहाँ धर्म से इतर जातियों पर बात आनी पड़ी है, जो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए अच्छे संकेत नहीं। पैलेस्टीन की बात करके धर्म पे भी बात हो गई, धर्म पे भी बात हो गई। अब सिनेरियो जो निकलकर सामने आ रहा है, अगर बीकानेर की बात करें तो निश्चित रूप से अब लोग इस तरह की बात करने लग गए हैं कि फलानी विधानसभा क्षेत्र में कितने जाति के कितने वोट हैं। और जैसा कि राहुल गांधी कहते आए अपने बयानों में कि जिसका जितना ज्यादा हिस्सा उसको उतना ज्यादा फायदा। तो ये जो जातिगत सर्वे के बाद में जिस तरह से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना है, ये कहीं न कहीं सम्राट लोग, जैसे सहयोगी दीपक मेरे कह रहे थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, सम्राट लोग हैं, जो विकास की बात करते हैं, उनके लिए पचा पाना इसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है और ये एक चिंता का विषय भी है। परंतु ये इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि राजनेताओं के, राजनीतिक पार्टियों के इस तरह के बयानबाजी के बाद में अब नीचे भी लोग जो है इस तरह की बात करने लगे हैं और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र, प्रत्येक ऐसी विधानसभा जहां पर अब तक विकास के मुद्दों की बात हो रही थी, वहां जातिगत मामले भी अब देखे जाने लगे। ठीक है, देखिए क्लोजिंग का समय हो चुका है और चूंकि हमने बात इस बात से चालू की थी कि 25 तारीख को अब मतदान होगा और ऐसे में कोई बहाना नहीं रह जाता है वोटिंग नहीं करने
का आप कोई बहाना नहीं खोज सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको सोचने के लिए देके जा रहा हूँ। राजनीतिक दल अपने अपनी तरफ से कार्यकर्ताओं को लगा के रखते हैं कि वोटर तक जाओ, उसको कम से कम पोलिंग बूथ तक तो लेकर आओ, लेकिन अगर 23 तारीख को मतदान होता और किसी की शादी होती और उस तक ये कार्यकर्ता पहुंचता तो उसको क्या जवाब मिलता, ये आप सोचिएगा। फिलहाल अब क्योंकि वो जवाब सामने तो आ नहीं सकता, वोटिंग 25 को होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।